बच्चों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले 12th क्लास में कंप्लीट डिस्कशन आता है, कंप्लीट चैप्टर होता है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसका एक शॉर्ट हम लोग 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटा इसमें होता क्या है कि कोई भी एक कॉयल है ना, अगर जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग या फिर सोलेनोइड टाइप की कॉयल है और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों इस मैग्नेट को जब हम इसके पास और दूर ऐसे मूव करेंगे ना, तो क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कभी रीडिंग इस तरफ आती है, कभी इस तरफ आती है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, डिपेंडिंग अपॉन कि ये मतलब मैग्नेट लेफ्ट आ रही है कि राइट जा रही है। ठीक है, अब बच्चों ये रीडिंग इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि इस मैग्नेट को पास या दूर फास्ट लेके जा रहे हैं या स्लो लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है कि जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, 10th क्लास लेवल पे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं EMI के बारे में। और रूल है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोलो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, लिखो इसको। तो हमारे पास बेटा ये दो कॉइल्स हैं, एक एमीटर है और एक ये मैग्नेट है। ठीक है बच्चों, एक कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं और दूसरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसमें ज़्यादा टर्न्स हैं बेटा और इस वाली कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, अब हम बेटा इन कॉइल्स को एमीटर से कनेक्ट करेंगे। तो देखो इस तरीके से एमीटर से जब कनेक्ट करते हैं, अब हम इस कॉइल से बेटा जब मैग्नेट को देखो पास करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एमीटर में रीडिंग आती है। देखो देखो इस मैग्नेट के मूव करने पे एमीटर में रीडिंग दिखाई देगी। ठीक है ना, तो बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसका रीज़न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि भाई मैग्नेट को पास और दूर ले जाने से फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने से कुछ EMF इंड्यूस। देखो यहाँ पे ये दो डायग्राम है। इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, जब इस मैग्नेट को मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन आती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक कॉइल ये वाली है, दूसरी कॉइल ये वाली है। इस कॉइल को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया और दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है ना बेटा, तो होगा क्या बेटा, इस कॉइल में करंट फ्लो करने से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल से भी लिंक होगा। जब बच्चों इस वाली कॉइल से वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा ना, तो होगा क्या, पहले इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। इस स्विच को क्लोज करने पे ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास किया। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास किया तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग आती है। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब हमने करंट तो एक कॉइल को दिया, उसके पास रखी दूसरी कॉइल के अंदर हमने करंट को रिकॉर्ड किया, मतलब करंट को सेंस किया, तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन क्लास 12th में रहता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है सीखना आपके लिए। ठीक है, लिखो इसको। आप बच्चों एक डेफिनेशन और लिख लो EMI की। लिखो, whenever a magnetic flux linked with a coil changes, then EMF is induced in the coil. ठीक है, मतलब जैसे ही फ्लक्स किसी भी कॉइल से लिंक्ड चेंज होगा
तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब वोल्टेज बन जाएगा, और यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो जैसे मैं बताता हूं आपको। मान लो यहां पे ना राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक रॉड है। अब बच्चों इस रॉड को अगर मान लो मैं ऐसे मूव करता हूं, तो ये रॉड क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी। बेटा जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी ना, तो होता क्या है कि इस रॉड के अंदर करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, अब इस करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें यूज करना होता है। ठीक है, मतलब जब कभी भी आप किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, सच दैट रॉड की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहां पे रॉड में कुछ करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, उस करंट की डायरेक्शन को बेटा हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है ना, उस करंट की डायरेक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है कि बेसिकली आपको राइट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रखना होता है। ठीक है, अब बच्चों इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, जो थंब है वो बेसिकली मोशन दिखाएगा, और जो मिडिल फिंगर है वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन दिखा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इवेल्युएट कर पाते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो पहला केस है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये एक रॉड है, इसका मोशन ऐसा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इस केस में बताओ भाई इस वायर में, इस रॉड में करंट किस तरफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहेगा कि ये मतलब तीनों को आप ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ऐसे, और थंब जो होगा बेटा वो मोशन दिखाएगा, तो हमें इस हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, मोशन अंदर, तो ये मिडिल फिंगर बेटा ऊपर की तरफ है। आप ऐसे देखो, मोशन इस तरफ, इंडेक्स फिंगर अंदर, तो मिडिल फिंगर ऊपर है, तो बेसिकली इस केस में जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने चेक किया कि किस तरीके से इस वायर के अंदर हम करंट की डायरेक्शन इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, हमने बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया करंट की डायरेक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए। आपको ध्यान रखना है बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में कंफ्यूज नहीं होना। राइट हैंड रूल यूज होता है करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए, और लेफ्ट हैंड यूज होता है मोशन की डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, अब बच्चों मैं कुछ केस दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये कोई वायर है, मतलब मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस वायर का मोशन इस तरफ है, दिस इज बी। ठीक है, ये सेकेंड केस है। थर्ड केस की बात कर लो, डॉट मैग्नेटिक फील्ड और इसका मोशन इस तरफ। ठीक है, फोर्थ केस की बात करें तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मोशन इस तरफ। फिफ्थ केस की बात करता हूं बेटा मैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वायर का मोशन अंदर है। ठीक है, और सिक्स्थ केस देखते हैं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और वायर का मोशन आउटवर्ड है। ठीक है, तो हमें हर केस में चेक करना है। एक बार बच्चों आप ट्राई करो सारे केसेस को, फिर हम देखते हैं। देखो बच्चों, मैं सेकंड केस की अगर बात करूं तो सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मतलब इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ, मोशन इस तरफ है तो थंब इस तरफ। ठीक है, अब मिडिल फिंगर नीचे की तरफ है, तो मतलब इस केस में जो करंट होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, अब इस केस को ट्राई करो बेटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ऐसे और मोशन इस तरफ है, तो मिडिल फिंगर नीचे, मतलब इस केस में जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से रहेगा।
मैं इस केस की बात करता हूं, तो बेटा इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है, और मोशन इस तरफ, तो मोशन इस तरफ ही है, तो मिडिल फिंगर ऊपर, तो यहां पे करंट इंड्यूस इस तरफ रहेगा। और इस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और मोशन अंदर है, तो देखो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मिडिल फिंगर नीचे होगी बेटा, तो यहाँ पे करंट इस तरफ रहेगा। और मैं इस केस की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और वायर का मोशन बाहर की तरफ है। अब मिडिल फिंगर ऊपर, तो बेसिकली इस केस में करंट इंड्यूस इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम करंट्स की डायरेक्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करना आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 10th क्लास के स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं आते, पर जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करना सीखेंगे ना, तभी आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता क्या है, ठीक है। लिखो इसको। बेटा इन केसेस को आपको याद नहीं करना, आपको इन केसेस को समझना है कि किस तरीके से बने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर आएगा बाय चांस तो वो कुछ और भी आ सकता है, आपको बस ये रूल अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का एक एप्लीकेशन देखेंगे, या फिर मतलब जैसे कि हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि भाई कभी भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं ना, तो करंट इंड्यूस करता है, और इसके बारे में ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर आप जनरेटर की बात करो बेटा, तो जो भी आप लोग डोमेस्टिक जनरेटर देखते हो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बेटा इंजन और दूसरा होता है डायनामो। इंजन का काम क्या होता है, कॉइल को घुमाना, और डायनामो की कॉइल जब घूमती है बेटा, तो डायनामो में से दो वायर निकली होती है, उन वायर्स में कुछ करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली हमें डायनामो की वर्किंग सीखनी है, तो डायनामो का काम सिर्फ इतना सा है कि भाई यहाँ पे इसको घुमाएंगे और ये दो पॉइंट से वायर निकली हुई है, इससे हम कुछ भी कनेक्ट करेंगे, कुछ भी लोड लगाएंगे। ये लोड बेसिकली बल्ब, रेजिस्टेंस, मतलब एसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द कॉइल, कैपेसिटी ऑफ द जनरेटर, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, क्योंकि प्रिंसिपल आता है लिखने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल में आप ऐसा लिख देंगे कि भाई जब भी एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस वायर पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बच्चों जनरेटर की बात करेंगे, तो एक जनरेटर में देखो क्या होता है कि ऐसी ये कॉइल है और इस कॉइल को मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं, मैग्नेट्स के बीच में मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब बच्चों ये कॉइल्स के जो दो एंड होते हैं, ये दो एंड दो रिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वायर्स बाहर निकली होती हैं, ठीक है। अब बच्चों ये रिंग से कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि अगर मान लो ये रिंग से कनेक्टेड ना हो तो इस सिस्टम के रोटेट होने से क्या होगा कि इस वायर में रोटेट आएगा, और इस वायर में ऐसे ट्विस्ट आते आते क्या होगा, ये वायर टूट जाएगी। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि सिस्टम इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी रहे और इस कॉइल के रोटेट करने से ये वायर्स टूटे भी ना। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे ये ब्रशेज की असेंबली लगती है, मतलब दो फुल ब्रश लेते हैं, एक ब्रश को एक एंड पे जोड़ते हैं, दूसरे ब्रश को दूसरे एंड पे जोड़ते हैं, ठीक है, और ये दो रिंग्स होते हैं, मतलब रिंग्स को तो जोड़ दिया इन वायर से और इन ब्रश को जोड़ दिया इन दो वायर्स के एंड से, ठीक है। मतलब ये B1 और B2 जो ब्रश है बेटा, B1 तो इस वाले एंड से जोड़ दिया, B2 इस वाले एंड से जोड़ दिया, और इन दो ब्रशेज को यहाँ पे ऐसे वायर से जोड़ रखा है। अब ये जब कॉइल घूमती है तो ब्रश रोटेट, मतलब रिंग्स रोटेट करते हैं और ब्रश कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब ब्रश के कनेक्टेड रहने से क्या होगा कि इस वायर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिंग्स और ब्रश की असेंबली से ये सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। लिखो इसको।
अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जो भी कॉइल इस तरफ होगी ना, मतलब जैसे मान लो अभी के लिए ए पॉइंट कॉइल का ये वाला है, बी पॉइंट ये वाला है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और इस वाले में करंट इस तरफ होगा। जब ये कॉइल घूम के उस तरफ हो जाएगी, मतलब डी पॉइंट इस तरफ, सी पॉइंट इस तरफ, मतलब डी डैश सी डैश बोल दिया हाफ राउंड के बाद, तो बेटा अभी आप क्या देख रहे हो कि इस वाली स्टेट में जो प्रेजेंट स्टेट है, तो वहां पे तो करंट सी से डी है, और जब ये कॉइल उस तरफ चली जाएगी तो करंट होगा डी से सी। तो हम क्या देखते हैं कि इस टाइप के केस में कॉइल के रोटेट होने से करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो इसलिए बेटा ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, और इसको डीसी जनरेटर बनाने के लिए यहाँ पे ये दो फुल रिंग्स की बजाय, ठीक है ना, हाफ रिंग्स लगा करके, जैसा कि हमने मोटर में देखा था, इसको डीसी जनरेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो बेटा इसकी वर्किंग डायग्राम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ आपको क्लियर भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है, लिखो इसको। ये बच्चों इसका डायग्राम है एक और, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। मैं दोबारा बता देता हूँ। दो मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कॉयल। अब इस कॉयल में क्या है कि ये वाली वायर तो मान लो इस रिंग से कनेक्टेड है, और ये वाली वायर मान लो इस वाली रिंग से कनेक्टेड है, और इन रिंग्स से क्या होगा कि ये दो ब्रश टच करते हुए हैं। अब एक ब्रश से ये वाली वायर आ गई, दूसरी ब्रश से ये वायर आ गई। अब इस कॉयल और इस एक्सल और इस रिंग के घूमने से सिस्टम रोटेट करेगा, और ये ब्रश इसको इलेक्ट्रिकली टच करके सिस्टम को सर्किट कंप्लीट करा के देंगे, और सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, लिखो इसको। इसमें बेटा जो भी कॉइल इस तरफ होगी उसमें करंट मतलब इनवर्स डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ए टू बी, और जब ये वाली वायर यहाँ आ जाएगी तो डी टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डायग्राम है एसी जनरेटर का। ठीक है, लिखो इसको। देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक एसी जनरेटर की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, और आप देख सकते हो ये आर्मेचर कॉइल कुछ रिंग्स से कनेक्टेड है। ठीक है, ये शाफ्ट होती है जनरेटर की। मैग्नेट बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास दो रिंग्स भी लगे होते हैं। इन दो रिंग्स का कनेक्शन बेटा दो ब्रशेस से होता है, आप देख सकते हो। इसका रीजन ये रहता है ताकि ब्रश इसके ऊपर स्लिप करता रहे, मतलब मोशन में दिक्कत ना आए और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी रहे। ठीक है, दो स्लिप रिंग्स हैं, कंप्लीट रिंग्स हैं, और एक रिंग एक वायर पे, दूसरा रिंग दूसरी वायर पे कनेक्टेड है। दो ब्रशेस, और ब्रशेस रिंग को टच कर रहे हैं। बेटा मैकेनिकली इस कॉइल को रोटेट कराते हैं, और ये ब्रशेस से वायर आकर के गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट हो रही है। गैल्वेनोमीटर करंट को सेंस करेगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही मैकेनिकली इस कॉइल को हम रोटेट कराएंगे, और मैकेनिकली इस कॉइल को रोटेट कराने से इस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होता है, और सर्किट में करंट फ्लो करता है, और वो करंट हमें गैल्वेनोमीटर में फील होता है। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आती है, तो वहाँ से क्या प्रूव होता है कि कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो बच्चों ये ब्रश वाला और रिंग वाला सिस्टम ना लगा रखा होता ना, तो क्या होता कि इस कॉइल के रोटेट करने से वायर में एक ट्विस्ट बनता, और वो वायर टूट जाती। ठीक है, आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी कभी राइट आ रही है, कभी लेफ्ट आ रही है। इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है। ठीक है, तो बच्चों ये है वर्किंग बेसिकली एसी जनरेटर की, और इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिस्कस किया, और हमने ये सीखा कि किस तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम अप्लाई करते हैं हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए। ठीक है, और बेटा ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल और डायग्राम सब याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए।